1857 की क्रांति के कारणों पर हमने पिछले क्लास में बात की थी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और सैन्य कारणों पर हमने चर्चा की थी। दोस्तों, सामाजिक कारणों में जो हमने देखा कि सामाजिक जो हमारी कुछ रीति रिवाज थे, उन पर उनका अंग्रेजों का प्रहार था। नए नए कानून बनाए, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह को लेकर जब कानून बनाए तो भारत का एक बड़ा जो रूढ़िवादी वर्ग था वो अंग्रेजों से नाराज था। अब हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो 1857 की जो क्रांति है, ये जो फर्स्ट रिवॉल्ट था, इस रिवॉल्ट की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ और किन किन क्षेत्रों में फैला, उसके बाद में इसका परिणाम क्या था और इसका स्वरूप क्या था, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास जिसने नहीं देखी है वो देख लें, उसमें हमने कारणों पर अच्छे से डिटेल बात की थी। पृष्ठभूमि मैंने बताई थी कि कोई भी रिवॉल्ट होता है तो किन चीजों की वजह से होता है, वो सब बातें हमने की थी। दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत वैसे तो आपने पढ़ा है कि मेरठ से होती है 10 मई को, मगर इसकी पृष्ठभूमि पहले से बनने लगी थी। 24 जनवरी 1857 को कलकत्ता में कुछ आगजनी की घटनाएं हुई। थोड़ा सा वायलेंस कलकत्ता में दिखाई देता है, जो उस समय के सरकारी रिकॉर्ड है उसके अनुसार वहां पर वातावरण में थोड़ा सा तनाव व्याप्त हो गया था। 26 फरवरी 1857, 26 फरवरी 1857 ये वो तारीख है जब कलकत्ता के पास में एक जगह है बहरामपुर, तो बहरामपुर में 19वीं बंगाल रेजिमेंट जो थी, नेटिव रेजिमेंट थी, उसके सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस को लेकर के एक थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर दिया, एक रिवॉल्ट कर दिया। उन्होंने बोला भाई हम चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इन सिपाहियों को अनुशासनहीनता का इन पर केस दायर किया गया, इनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। इसके बाद में फिर एक और सिपाही मंगल पांडे का नाम आता है। तो ये सीरीज में अगली घटना हुई 29 मार्च को। 29 मार्च को 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ में विद्रोह का आह्वान कर लिया। अब मंगल पांडे की कहानी मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो कलकत्ता बैरकपुर है, कलकत्ता के पास में एक जगह है, और यहाँ पर क्या हुआ, इन सिपाहियों ने वही कहा कि भाई हम चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे, भाई कुछ भी हो जाए, धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे। धर्म, मान सम्मान, संपत्ति, प्राण, इन चार के लिए विद्रोह हुआ है। इसमें से एक कारण है, मंगल पांडे का कारण था, वो था धर्म था। मंगल पांडे ने क्या किया, रेजिमेंट के एक अफसर थे, लेफ्टिनेंट उनका नाम था बाग, उनकी हत्या कर दी। चिढ़ गया वो आदमी, अच्छा भला था, बढ़िया, मैंने स्टोरी बताई थी। अंग्रेजों ने कहा कि यार कोई बात नहीं, इसमें कोई चर्बी अरबी नहीं है, तो मंगल पांडे यूज कर। मंगल पांडे ने कहा ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। मगर बाद में जब उसने खुद देखा कारखानों में कि यार इसमें वाकई में इस्तेमाल हो रहा है गाय सुअर की चर्बी, वो ब्राह्मण आदमी था, भड़क गया। उसने उठाया बंदूक को, ढया 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 करके सबसे पहले गोली मारी किसको, बाघ की, क्योंकि इसने बोला था कि नहीं है कुछ भी, तू चिंता मत कर। इसने कहा झूठ बोले हमसे, ले पकड़ दिया, ढाए ढाए, तो बाघ को पहले मारा। फिर मेजर हुडसन, इनको भी गोली मार दी। बीच में आए थे बीच बचाव करने, इन्होंने कहा अब तो हम सबको निपटा देंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे। अंग्रेजों ने हमको हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब जब धर्म भी भ्रष्ट कर दिया तो फिर अब हमारे पास बचा क्या है गुरु, तो धर्म ही तो हमारा प्राण होता है, और तुमने हमारा प्राण छीन लिया। अब हमें समाज में कौन सम्मान देगा। अगर आप मंगल पांडे को अच्छे से और देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आमिर खान की फिल्म है मंगल पांडे, देख लो भैया, उसमें आपको बताया है। गाना है बड़ा प्रसिद्ध उसका, मंगल 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 हो। तो भैया आप ये चीज ध्यान रखोगे, ये शुरुआत थी क्रांति की, है ना। अब मंगल पांडे ने जब इन अफसरों को मार दिया, तो इसको हम ब्रिटिश दृष्टिकोण से देखें तो इसे एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनका नाम था हियरसे। हियरसे ने इसको मंगल पांडे का एक मजहबी पागलपन कहा था। उन्होंने कहा था ये मजहबी आधार पर पागल हो गया ये आदमी, पर उसे उन्होंने मजहब नाम दिया, पर हम कहते हैं कि ये धार्मिक कारण था। मंगल पांडे का व्यक्तिगत कारण था, उसे ब्रिटिश सेना से कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो सेना में नौकरी करता था। मगर सेना जब धर्म पर हमारा प्रहार करेगी तब मंगल पांडे भड़का। मंगल पांडे को बाद में पकड़ा गया और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, ठीक है ना। अब ये घटना की जो
बातें हैं, मंगल पांडे का जो उनका जो प्रयास था, उनका जो विद्रोह था, ये जंगल की आग की तरह फैल गया और मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश एक जमादार थे ईश्वरी प्रसाद, उन्होंने उसका आदेश पास किया और एक सिपाही थे, उनका नाम था शेख पलटू, उनको छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। तो बाद में जो शेख पलटू थे उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया था। मंगल पांडे हालांकि पकड़ में आ गए, फांसी उनको दे दी गई। इसके बाद में हुआ ये कि कारतूसों में जो चर्बी होने की जो खबर थी वो धीरे 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 उत्तर भारत के सभी प्रमुख सैनिक रेजिमेंटों में, बैरकों में, सब जगह पहुंचने लगी, है ना। अंबाला, लखनऊ, मेरठ की छावनियों में धीरे 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 सैनिकों ने अवज्ञा करना शुरू कर दी, यानी कि जो अनुशासन था उसको तोड़ना शुरू किया, भड़काना, लोगों को भड़काना और लूटपाट की घटनाएं सब जगह से धीरे धीरे आने लगी थी। तो ब्रिटिश सरकार को कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का कंसर्न तो था, चिंता तो हो रही थी कि यार कुछ तो ऐसा हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने अपनी जासूस फैला दिए थे सब जगह कि नजर रखी जाए। अब मेरठ में क्या हुआ, 24 अप्रैल की ये बात है। मेरठ आपको पता उत्तर प्रदेश का बड़ा फेमस शहर है मेरठ। तो 24 अप्रैल को जो तीसरी घुड़सवार सेना थे उसके 85 सिपाहियों ने, तीसरी घुड़सवार जो सेना थी उसके 85 सिपाहियों ने, 85, और ये घटना मई की नहीं, ये घटना अप्रैल की है ना। ये एक तरह से 24 अप्रैल की बात है। तो उन्होंने बोला कि साहब हम भी ये चर्बी वाले कारतूस की वजह से हम इस बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब हुआ ये कि 9 मई को इन 85 सिपाहियों को, घटना का बहुत विस्तार से वर्णन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 24 अप्रैल को 85 सिपाहियों ने कहा कि हम चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 9 अप्रैल को इनका कोर्ट मार्शल किया गया, इन 85 सिपाहियों का कोर्ट मार्शल किया गया। और जब इनको 85 सिपाहियों को 9 मई को कोर्ट मार्शल किया गया तो यहीं से पृष्ठभूमि तैयार हो गई किसकी, 1857 की क्रांति की। इनको कारावास की सजा दे दी, बोला तुमने अनुशासन का उल्लंघन किया, चलो जाओ जेल में। अब जब इनको जेल में डाल दिया गया तो फिर 10 मई की घटना की पृष्ठभूमि तैयार हुई। अब 10 मई की रविवार का दिन था, 10 मई अगर आप कैलेंडर देखेंगे गूगल जाकर के पुराना, तो 10 मई 1857 का जो दिन था वो संडे का दिन था, छुट्टी का माहौल था। अंग्रेज लोग अक्सर छुट्टियां मनाते इस दिन, आराम से उठते हैं, आराम से काम करते हैं, चर्च जाते हैं, कोई ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं। तो ये संडे का दिन था और शाम के 6:30 बज रहे होंगे, है ना। लगभग 20वीं जो पैदल सेना थी, एक रेजिमेंट है, और 11वीं पैदल सेना, 20वीं और 11वीं पैदल सेना के सिपाहियों ने शाम को विद्रोह कर दिया, भड़क गए। और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जेल में बंद अपने 85 सिपाहियों को छुड़ाया और 85 सिपाहियों को बंदूकें दी, उनको छुड़ा करके उनको विद्रोह के लिए तैयार, पहले से तैयार तो थे ही थे वो। इन लोगों ने मिलकर के कई यूरोपियन अधिकारियों को पकड़ा, उनको मारा, सिविलियंस जो अंग्रेज लोग थे उनको मारा, मारपीट की, उनको बंद कर दिया, लूटपाट कर ली। और लगभग जो उस समय पर मेरठ में 2200 अंग्रेज सैनिक थे जनरल हैवियट के नेतृत्व में, वो इस तूफान को झेल नहीं पाए और मेरठ पर इन सिपाहियों ने अंग्रेजी जो कॉलोनीज थी वहां पर जाकर के उत्पात मचा दिया और ब्रिटिश सेना को एक तरह से हार का सामना मेरठ में करना पड़ा। 10 मई को यह घटना शुरू हुई, ठीक। अब शाम का समय था, विद्रोह तो हो चुका था। क्रांतिकारियों ने, सूर्यास्त हुआ और कहा कि चलो अब चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में कौन था, मुगल बादशाहों की राजधानी, बहादुर शाह जफर वहीं पर रहते थे। उनको कहीं ना कहीं सिपाहियों को इस बात का भी संदेशा था, इनको आभास था कि दिल्ली हमारी मदद करेगा और दिल्ली को अपने प्रभाव में लेना भी जरूरी था, क्योंकि इस विद्रोह का एक जो इसको जो एक पहचान मिलेगी वो दिल्ली से ही मिलेगी। बिपिन चंद्र की किताब है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, उसमें
ये चैप्टर बहुत विस्तार से और अच्छे से बताया है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और उसकी शुरुआती लाइन कि दिल्ली जब 11 मई की सुबह सुबह नींद से जागी ही थी कि मेरठ से आने वाले सिपाहियों ने के कदमों की आहट दिल्ली में सुनाई देती है, यानी कि वो कुछ ऐसी लाइन है। तो 11 मई को मतलब सूर्यास्त के बाद में ये सब लोग दिल्ली चल पड़े। सत्ता का केंद्र था, सत्ता का प्रतीक था, दिल्ली पर कब्जा की शुरुआत हुई। 11 मई को ये सब लोग दिल्ली पहुंचे और वहां बहादुर शाह जफर से बोले कि भाई साहब, बादशाह जी, आप हमारा नेतृत्व करो, आप हमारी लीडरशिप को एक्सेप्ट करो, आप हमें डायरेक्शन दो कि हमें करना क्या है। बादशाह बोला, यार तुम कांड तो करके आ गए हो मेरठ में, मुझसे बोल रहे हो करना क्या है। मैं नहीं पढ़ रहा तुम्हारे चक्कर में, यार अंग्रेज पकड़ के मार देंगे मेरे को। तो वो तो लाल किले में जाकर के बस गए, ठहर गए वहीं पर, मेरठ के सिपाही जितने थे। अब जैसे जैसे अच्छा, दिल्ली में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों से नाराज थे, बहुतायत में ऐसे लोग रहते थे। तो हुआ ये कि जब ये 12 मई को दिल्ली में धीरे धीरे इन्होंने कब्जा करना शुरू किया और जो वहां पर रहने वाले अंग्रेज थे उनको पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया और बहादुर शाह जफर द्वितीय को 12 मई को ही भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। कहने को तो ये भारत के सम्राट थे, मगर अंग्रेजों ने इनके पूरी तरह से पर कतर रखे थे, ये नाम मात्र के सम्राट थे। तो 12 मई को इनको सम्राट घोषित कर दिया गया, दिल्ली शहर पर कब्जा कर लिया गया और राजनीतिक जो एजेंट थे दिल्ली में रहने वाले साइमन फ्रेजर, वो लड़ते हुए मारे गए, कई अंग्रेज मारे गए। दिल्ली के सारे सिविल एरियाज में, खासतौर पर ब्रिटिश एरिया में लूटपाट मचाई गई, पुलिस थानों पर कब्जा किया गया, सरकारी इमारतों पर कब्जा किया, राजकोष अपने अधीन कर लिया गया और दिल्ली पर कब्जा करके जो बहादुर शाह जफर है उसको जब हमने एक राष्ट्र नायक के तौर पर या हम सम्राट घोषित कर दिया गया, तो इससे इस विद्रोह को एक राजनीतिक महत्व मिल गया, यानी एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ इस विद्रोह को यहां से मिल जाता है। केवल एक कार्य सिपाहियों ने जो किया वो यही किया कि इसको, इस सैनिक विद्रोह को एक राजनीतिक युद्ध में उन्होंने परिवर्तित कर दिया। पूरे देश में क्रांतिकारी जो सिपाही थे वो धीरे धीरे उन्होंने सबने अपना डायरेक्शन कैसे मोड़ लिया, दिल्ली की तरफ, कि भाई सबको कहां जाना है, दिल्ली जाना है। और यही कारण रहा कि दिल्ली इस विद्रोह का एक प्रमुख प्रशासनिक सेंटर बनता चला गया। अब भारतीय राजाओं ने भी अपने जितने भी जो राजा थे जो नाराज थे अंग्रेजों से, उन्होंने मुगल बादशाह के प्रति अपनी वफादारी घोषित कर दी। तो उनका जो संसाधन था वो भी दिल्ली की तरफ फॉरवर्ड होने लगा। अब बहादुर शाह जफर ने इसीलिए सभी भारतीय राजाओं सरदारों को पत्र लिखा और उनसे ये अपील की कि हम लोग सब मिलकर के, जितने भी राजे महाराजा हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ एक महासंघ का निर्माण करें। ये अपील उन्होंने की सभी राजा महाराजाओं से। अब दिल्ली पर जो अधिकार हुआ ये तो क्रांति का बस एक शुरुआती ट्रेलर था। अब दिल्ली पर अधिकार के बाद में क्या हुआ कि पूरे भारत में, खासतौर पर उत्तर भारत में, ब्रिटिश सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाही, जिनकी संख्या लगभग जो थी वो 2,30,000 के आसपास थी, उसमें से आधे से ज्यादा सिपाहियों ने ब्रिटिश सेना छोड़ दी। उन्होंने उस पूरे अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी जो उन्होंने सालों से सीखा था। ब्रिटिश सेना में विद्रोह शुरू हुआ, जगह जगह जहां ब्रिटिश बैरक हुआ करती थी भारतीय सैनिकों ने छोड़ना शुरू कर दिया। अब जो देसी राजा महाराजे थे, हमारे यहाँ पे कई सारी रियासतें थी, वहां के राजाओं ने भले ही अंग्रेजों का सपोर्ट किया हो, मगर उनकी जो सेना थी उनके अंदर भी क्रांति शुरू हो गई। जैसे हमारे इंदौर थे, इंदौर के महाराजा जो थे वो अंग्रेजों के साथ संधि में लगे हुए थे, मगर यहाँ की जो सेना थी, उनकी होलकर रियासत की सेना थी, उसमें से बहुत सारे सैनिक जो है वो जो विद्रोही थे उनके साथ हो गए। अब कई क्षेत्रों में जो सिविल रिवॉल्ट करने वाले लोग थे, यानी कि जो सेना में नहीं थे, स्थानीय जमींदार, साहूकार और जो नवाब थे, ये लोग थे, इस तरह के लोग थे, वो भी क्रांति में शामिल होते चले गए। जैसे अब ग्वालियर है, ग्वालियर का जो शासक था सिंधिया महाराज, वो अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्त बने रहे, मगर उनकी सेना के 20,000 से ज्यादा सिपाही जो थे वो झांसी की रानी और तात्या टोपे के साथ हो गए अंग्रेजों के खिलाफ। वो भली बाद में आगरा चले गए हो, वहां पर उनके साथ रह रहे हो। तो धीरे धीरे क्या हुआ
कि पूरे माहौल था उसमें विद्रोह की शुरुआत हो गई। और एक इस विद्रोह के बारे में एक मैं शब्द कोट करूंगा। एक 19 जून, एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग उस समय के, उन्होंने 19 जून को एक शब्द, हताशा भरे शब्द लिखे। उन्होंने कहा कि रुहेलखंड और दोआब में दिल्ली से कानपुर और इलाहाबाद तक देश न केवल हमारे विरुद्ध खड़ा हो चुका है बल्कि एक सिरे से ये विधि विरुद्ध जा चुका है, यानी कि लॉ के अगेंस्ट में भी पूरी तरह से जा चुका है। दिल्ली पर कब्जे के 1 महीने का लगभग समय बीता और उत्तर भारत के जितने भी प्रमुख सेंटर थे, चाहे वो झांसी हो, ग्वालियर हो, इंदौर हो, नीमच, मंदसौर हो और लखनऊ हो, जगदीशपुर हो, सब जगह पर क्या हुआ, धीरे 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 क्रांति की शुरुआत हुई। अब दिल्ली पर शासन अधिकार हो गया विद्रोहियों का। अब दिल्ली पर जो खास तौर पे शासन संभालने का क्या हुआ, तो एक प्रशासनिक अभिकरण बनाया गया जिसका नाम रखा गया था जलसा, इसे हम परिषद कहते हैं। तो ये जलसा, ये क्या था, एक सैन्य और असैन्य मामलों के लिए एक परिषद बनाई गई और इसका जो हेड बनाया गया ना, वो बहादुर शाह जफर का जो सेनापति था बख्त खां, उसको बनाया गया। अच्छा, बख्त खां ही वो व्यक्ति था जो बहादुर शाह जफर को समझाता है कि साहब अगर मुगलों को फिर से सम्मान पाना है ना, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ इन विद्रोहियों का साथ दे दो। शुरुआत में जब बहादुर शाह जफर मना कर दिया, बख्त खां के समझाने पर बोला ठीक है मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा। अब 75 साल का लगभग वो बूढ़ा आदमी था जिसकी जिंदगी में दिन ही पता नहीं कितने बचे थे, पर फिर भी वो व्यक्ति नेतृत्व करने को तैयार हो गया, इसलिए क्योंकि उसके पास पद था, प्रतिष्ठा थी। अब जो एक प्रशासनिक अभिकरण बना जलसा, ये दिल्ली पर कब्जा होने के बाद ही अब इसका जो काम था ना, वो दिल्ली का प्रशासन चलाना था। और इस अभिकरण ने, इस प्रशासनिक अभिकरण ने पूरे राजपूत राजाओं को और बाकी राजाओं को एक पत्र संदेश लिखा कि साहब इस विद्रोह में आप हमारा सब क्या करिए, सहायता करिए। तो आसपास के राजस्थान के शासकों को पत्र भेजा गया और उनको हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया। दिल्ली में ये जो परिषद बनाई थी, इसमें 6 सैनिक होते थे और 4 असैनिक थे, मतलब दोनों मिलाकर के। नेतृत्व तो वक्त कहां कर रहा था। अब हुआ क्या, इसके बाद में धीरे 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 ये विद्रोह एक तरह से सभी क्षेत्रों में फैला। अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया धीरे धीरे, क्योंकि दिल्ली पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी था। और जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो अब उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो अंग्रेजों ने कई महीनों तक दिल्ली में लड़ाई लड़ी और अंततः दिल्ली में 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली को फिर से जीत लिया। मगर इसको जीतने का सबसे पहला प्रयास किया था एक ब्रिटिश अफसर था, उसका नाम था निकलसन। निकलसन जो है उसने बहुत कोशिश की मगर फाइनली दिल्ली को तो जीता, मगर निकलसन जो है वो इस हिंसा में मारा जाता है। फाइनली फिर बाद में हडसन आता है। हडसन निकलसन को की मृत्यु के बाद नेतृत्व संभालता है ब्रिटिश सेना का दिल्ली में। और हडसन ने क्या किया, दिल्ली को पूरी तरह से इन विद्रोहियों से मुक्त कराया। हडसन की जब खबर लगी हमारे बहादुर शाह जफर को कि वो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है, लाल किले पर कब्जा कर लिया है, आने वाला है, तो ये लाल किला छोड़ देते हैं और चले जाते हैं कहाँ, हुमायूं के मकबरे पर। और एक व्यक्ति हडसन और इनके बीच में नेगोशिएशन कराता है। हडसन इस बात की गारंटी इनको देता है बहादुर शाह जफर को कि आप सरेंडर कर दीजिए, मैं आपको मारूंगा नहीं। इस बात की गारंटी के बाद में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने हडसन हुमायूं के मकबरे में पहुंचता है। मगर जब पहुंचता है तो उसके पहले ही वो इनके बेटों, बहादुर शाह जफर के बेटों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान को मार देता है और इनके कटे हुए सर लेकर के इनको गिरफ्तार करने पहुंचता है। गिरफ्तारी के बाद इनके सर दिखाता है और बोलता है कि देखिए बादशाह, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जाने का परिणाम क्या है, आपके दोनों बेटे जो हैं वो मारे जा चुके हैं। हालांकि इसके पोते को भी मार दिया जाता है, मगर बहादुर शाह जफर रिप्लाई करता है कि हडसन साहब, आप इसे मृत्यु कहते हैं, भारत में अपने देश के लिए लड़कर मर जाने को शहादत कहते हैं, मृत्यु नहीं कहते। इस बात पर मुझे गर्व है
कि मेरे बेटों ने देश के लिए शहादत दे दी। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर एक ट्रायल चलाया जाता है, बकायदा उन एक अदालत बैठती है, उन पर आरोप लगाया जाता है कि तुमने राष्ट्रद्रोह किया है, तुम्हें सजा दी जाती है और सजा दी जाती है कि तुम्हें अब दिल्ली से बाहर, हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया जाएगा। तो उनके लिए उनको भेजा जाता है कहाँ पर? रंगून। उनके लिए पहले जगह तय की जाती है मांडले भी, मगर मांडले में क्योंकि उनको लगा अंग्रेजों को कि यहाँ पर इसको प्रसिद्धि मिल जाएगी, तो ऐसी जगह भेजो जहाँ इसको फेमस ना हो ये, तो इसको रंगून भेज दिया गया। और ये कैसे इन पे केस चला क्या है, ये कभी मैं किसी और क्लास में बताऊंगा कि बहादुर शाह जफर के साथ क्या व्यवहार किया गया था, क्या ट्रीटमेंट किया गया था। वी विल डिस्कस लेटर, बट राइट नाउ अब रंगून भेज दिया गया और रंगून में ही इनकी बाद में मृत्यु हो गई। इस बादशाह को रंगून में जब रखा गया तो बहुत छोटी सी सुविधाएं इसको दी गई, एक कमरा दिया गया, एक वॉशरूम दिया गया, एक किचन दिया गया, और केवल इसके साथ में एक या दो इनकी पत्नियों को रखा गया, 2-3 बच्चों को, बाकी पूरा लाल किला उजाड़ दिया गया। दिल्ली में निकलसन और हडसन जो था उसने पूरे दिल्ली को तबाह कर दिया। अंग्रेजों का जो गुस्सा था वो दिल्ली पर टूट पड़ा। दिल्ली फिर से खून से लाल थी, जमुना का पानी लाल हो चुका था। सिविलियंस को लूटा गया, मारा गया, खदेड़ा गया, उनको कश्मीरी गेट पर या लाल किले के बाहर फांसी पर लटकाया गया, और वैसा ही एक कत्लेआम मचाया जैसे तैमूर ने मचाया था। मगर तैमूर का कत्लेआम जो था वो ज्यादा ही खतरनाक था, मगर अंग्रेजों ने उन सब लोगों को प्रताड़ित किया जिन्होंने इस क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ काम किया था। तो दिल्ली शहर जो था वो एक तरह से फिर से वीरान बन गया था। ये बहादुर शाह जफर की 1862 में वहीं पर रंगून में मृत्यु हो गई, और इनको गिरफ्तार करने में एक व्यक्ति ने भूमिका निभाई थी, उसका नाम था इलाही बख्श। इलाही बख्श जो था उसने अंग्रेजों के साथ, हडसन के साथ मिलकर संधि समझौते किए, मैं गिरफ्तार करवाऊंगा और आप मुझे इनाम में क्या दोगे। इनाम के लिए हमारे देश में विद्रोह करना मतलब धोखा करना ये कोई नई बात नहीं, जयचंद हमारे देश में बहुत रहे हैं। तो ये इलाही बख्श के कारण ये पकड़े गए थे। ये दिल्ली का चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि कानपुर और सब जगह पर विद्रोह फैल गया 1 महीने के अंदर। तो अब जो ग्रामीण जनता थी उसने भी विद्रोहियों को क्या किया? समर्थन दिया, सपोर्ट किया, और क्रांतिकारियों ने के हर जगह अंग्रेजों के पांव उखाड़ फेंके। चूंकि क्रांतिकारियों के पास कोई अपना विशेष बड़ा नेता नहीं था रीजनल क्षेत्र में, तो स्थानीय सामंतों, नवाबों और राजाओं को अपने साथ उन्होंने मिलाने की कोशिश की और उनको अपना नेता घोषित किया। अब दिल्ली के बाद क्या हुआ? दिल्ली के बाद ये जो हमारा विद्रोह है ये धीरे धीरे फैला और इसका प्रसार होने लगा। और दिल्ली के बाद में जो सबसे बड़ा सेंटर आता है बेटा वो आता है लखनऊ, है ना। हम पढ़े भैया लखनऊ में नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कौन थी? जो वाजिद अली शाह जो थे नवाब थे पहले लखनऊ के यानी अवध के, उनकी बेवा थी, उनकी एक विधवा पत्नी थी। और जब ये लखनऊ का मामला आता है तो लखनऊ में क्रांति का आरंभ जो हुआ वो यहाँ पर 30 मई को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, मगर 4 जून को बेगम हजरत महल ने लीडरशिप दिखाई, उन्होंने नेतृत्व किया। और लखनऊ में सिपाहियों और अवध के जो किसान थे और जमींदारों की सहायता से एक युद्ध छेड़ दिया गया। इसमें सबने भूमिका निभाई, सैनिक तो थे ही थे, किसान भी थे अवध के, जमींदार थे, उन सब ने बेगम हजरत महल के प्रति आस्था व्यक्त की और उनको कहा कि आप नेतृत्व करिए, हम अवध को फिर से एक आबाद मुल्क बनाएंगे। ये बेगम हजरत महल का कहना था। अब क्रांतिकारी सिपाहियों ने पूरे जो लखनऊ नगर था उस पर कब्जा कर दिया। जो रेसिडेंसी एरिया होता है, हर शहर में रेसिडेंसी एरिया होता है, तो वहां पर पूरी तरह से लूटपाट किया, उनको घेरा गया। और इस घेरे में जो ब्रिटिश रेजिडेंट था लॉरेंस, वो मारा जाता है। लखनऊ में भी लॉरेंस जो था एक बड़ा अधिकारी था, वो मार दिया गया। बेगम हजरत महल ने क्या किया कि बिरजिस कादिर जो कि उनका बेटा था, इसको नवाब घोषित कर दिया। उनको लगा बेगम हजरत महल को कि अब अवध को हम इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं और हो ही जाएगा, अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाएगी। तो अगर मुक्ति मिल गई, अंग्रेजों ने मान लिया कि हाँ अवध को हम आजाद करते हैं, तो फिर राजा कौन बनेगा? तो बिरजिस कादिर। तो बिरजिस कादिर को इन्होंने अपना नवाब घोषित कर दिया। लॉरेंस इसमें मारा जाता है। और बाद में जब अब ये विद्रोह लखनऊ में क्या हुआ कि पूरे क्षेत्र पर बेगम हजरत महल और उनके सिपाहियों का कब्जा हो जाता है। अब ये हुआ कि जो
सारे जो महत्वपूर्ण पद होते हैं ना लखनऊ के, जो जिन पर अंग्रेज बैठे हुए थे, उस पर मुसलमानों को बिठाया गया और हिंदुओं को नियुक्त किया गया। यानी बेगम हजरत महल ने प्रशासनिक पदों पर दोनों धर्म के लोगों को बिठाया गया। और शुरुआत में हेवलॉक और आउटरम इन्होंने कोशिश की कि लखनऊ को जीता जाए। देखो लखनऊ को जीतना इसलिए भी महत्वपूर्ण था अंग्रेजों की दृष्टि से, क्योंकि लखनऊ जो था ना वो सेंटर था। आपको अगर दिल्ली और कलकत्ता के बीच में एक अपना कम्युनिकेशन सेटअप करना है, सेना की मूवमेंट करना, तो लखनऊ को जीतना जरूरी था, कानपुर को जीतना जरूरी था। तो लखनऊ पर पहले प्रयास किया हेवलॉक और आउटरम, उन्होंने, मगर वो फेल हो गए। फाइनली एक नवंबर 1857 में स्पेशल एक अधिकारी लंदन से भेजा गया, इंग्लैंड से भेजा गया, जिसका नाम था कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल जो था ना वो एक बहुत ग्रेट मतलब योद्धा माना जाता है ब्रिटिश आर्मी का। इसको इंग्लैंड से भेजा गया कि जाइए, तुम जाइए और खासतौर पे दिल्ली, लखनऊ और इनको जीत कर आइए, क्योंकि ये जो विद्रोह था, इस विद्रोह को अगर इंग्लैंड शांत नहीं करता तो उनके हाथ से हिंदुस्तान जैसा एक बहुत बड़ा उपनिवेश छिन जाता। और वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका के बाद में, भाई अमेरिका तो उनके हाथ से छिन चुका था, है ना, अमेरिका के बाद में इंडिया ही उनका सबसे बड़ा क्या था, एक मतलब हम कहते दूध देने वाली गाय था। तो वो नहीं चाहते थे कि भैया ये दूध देने वाली गाय हमारे हाथ से चली जाए। तो उन्होंने क्या किया, सारे एफर्ट लगा दिए। और यहाँ पर जो विद्रोह हुआ, अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई थी कि अब वहां रहने वाले जो ब्रिटिश अफसर है उनसे कुछ ना हो रहा। तो बड़े बड़े अधिकारी इंग्लैंड से भेजे गए, जैसे कैंपबेल, जैसे रोज, ऐसे बहुत अधिकारी थे। तो कैंपबेल को इंग्लैंड से भेजा गया और उसको कहा गया कि आउटरम से भैया लखनऊ नहीं संभल रहा है, तुम जाओ। कैंपबेल आया, आउटरम और इनको हटाया और उसने कहा कि जो मुझे चाहिए एक रेजिमेंट मजबूत। तो पता है आपको कानपुर, लखनऊ को जीतने के लिए किस रेजिमेंट को नेतृत्व दिया गया? कैंपबेल ने जो है गोरखा रेजिमेंट की सहायता ली। पता है आपको? गोरखा। अच्छा, गोरखा ही क्यों लिया? गोरखा ही क्यों लिया? क्योंकि अवध में जो विद्रोह हुआ था, ये खासतौर पे लखनऊ वाला, यहाँ पर अधिकतर जो सिपाही होते थे अवध ब्रिटिश सेना के, वो सब अवध के थे। अब गांव के लोग थे, अब आप उनको कहोगे सिपाहियों को कि साहब मारो तुम अवध के लोगों को, तो यार वो तो नहीं मार पाएंगे, कुछ भी हो जाए। तो गोरखा रेजिमेंट को पकड़ा गया, बोले चलो विद्रोह को दबाना है। कैंपबेल आ गया गोरखा रेजिमेंट को लेकर के और घुस गया नगर में, बिना दिमाग लगाए बोला तोड़ो, तोप चलाओ, बंदूक चलाओ, मुझे कानपुर लखनऊ चाहिए, मतलब चाहिए। तो बड़ी सेना के साथ में बड़ी आर्टिलरी लेकर के गोरखा रेजिमेंट को आदेश दिया, जो भी छिमाए उड़ा दो सबको। कैंपबेल जो है उसने फाइनली लखनऊ का विद्रोह समाप्त किया। और जब बेगम हजरत महल को गिरफ्तार करने की बारी आई, बेगम निकली बहुत ही सियाणी। उसने कहा भाई गिरफ्तार तो नहीं होना है, क्योंकि गिरफ्तार हो गए अच्छा नहीं लगेगा, एक मतलब खूबसूरत गर्दन पे फांसी का फंदा और लखनऊ के लोग मुझे देखेंगे। उन्होंने कहा निकल लो यहाँ से। तो वो क्या हुई, यहाँ से भाग गई और भाग कर कहाँ चली गई? नेपाल चली गई। तो बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ को छोड़ दिया और नवंबर 1857 के बाद में ये जो क्षेत्र है ये भी अंग्रेजों के हाथ में चला गया और लगभग मार्च 1858 तक पूरी तरह से लखनऊ जो है अंग्रेजों के अधीन चला गया। वहां उनका प्रशासन फिर से कायम हो गया। तो देखो बेगम हजरत महल जो है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ये लड़ते हैं अपने लिए, स्वार्थ के लिए, और जब लगता है कि नहीं यार अब तो मरने वाले हैं, जो भाग जाते हैं देश से। मतलब ये एक अंतर है। क्यों हम इनको बहुत ज्यादा मान सम्मान नहीं देते? मतलब हमारे घरों में या सरकारी ऑफिसेस में क्यों हम सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, इन लोगों की फोटो ही क्यों लगाते हैं, इनकी क्यों नहीं लगाते? उसका एक कारण ये भी है कि हमारे जितने भी महान क्रांतिकारी हैं वो भागते नहीं हैं, ये भाग गए डर से। आई ना बात समझ में? मतलब इसकी तुलना में तो मंगल पांडे अच्छा था, एटलीस्ट फांसी पे चढ़ गए, शहादत दे दी। पर आपकी देखो मृत्यु होना तो तय है ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, मृत्यु तो तय है। भाई बहादुर शाह जफर भी इसीलिए अच्छा माना जाता है, भागा तो नहीं। अब मृत्यु, बड़ी बात यह है कि आपकी मृत्यु कितने आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। भगत सिंह साहब से जब कहा गया कि तुम माफी मांग लो, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, मुझे लोग क्या बोलेंगे कि यार फांसी पे चढ़ते चढ़ते डर गया। तो उन्होंने कहा कि भगत सिंह मर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, पर ये भगत सिंह कितने और युवाओं को भगत सिंह बना सकता है ये मायने रखता है, और उसके लिए अगर मुझे मौत भी आ जाए तो उसमें वो तो बहुत अच्छी बात है ना।
तो ये थोड़े भगोड़े टाइप के लोग थे, क्योंकि इनका अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। हाँ, अगर मान लो कि अंग्रेज बोलते कि चलो जाओ बेगम हजरत महल, लखनऊ तुमको दिया, तो ये यहाँ रह जाती। आई ना बात समझ में? और अंग्रेजों ने बोला कि नहीं, हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे तुमको, पकड़ेंगे तुमको, सजा दे देंगे, भाग गए यहाँ से डरपोक। ये इस क्रांति की असफलता का भी एक बड़ा कारण था, हम पढ़ेंगे आगे। चलिए इसके बाद में आगे बढ़े, अगला सेंटर आता है फैला। अब आते हैं कानपुर पे। हम पढ़ चुके, कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब धोंदू पंत ने किया था। अब नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया, है ना। कानपुर में अंग्रेज नाना साहब को, भाई नाना साहब क्यों लड़ रहे थे? उत्तराधिकारी नहीं मानते थे, पूना से भगा दिया था, कानपुर के विठ्ठुर में रहते। नाना साहब ने 5 जून 1857 को, भाई वहाँ दिल्ली में मई में हुआ, यहाँ जून में हुआ, अंग्रेजों को कानपुर से इन्होंने खदेड़ दिया। यहाँ पर उन्होंने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर किया, बहादुर शाह जफर को सम्राट मान लिया। और यहाँ पर एक अधिकारी था व्हीलर, 27 जून को व्हीलर ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। मगर व्हीलर ने कहा कि साहब, नाना साहब, आप ये क्षेत्र आपका, कानपुर आपका, हमारी एक रिक्वेस्ट है साहब कि हमको चले जाने दो। तो व्हीलर को उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तो अंग्रेज, उनके परिवार के लोग थे, बहुत सारे सिविलियंस थे, व्हीलर था, इन सबको क्या किया? जाने दिया गया। और जब जा रहा था वो, तो मैंने बताया था सती चोरी वाली घटना जो थी, अंग्रेज अधिकारियों को, सैनिकों को और सिविल लोगों को गंगा नदी में बिठा करके नाव में बीच में जब वो पहुंचे तो उनको मार दिया गया। तो ये व्हीलर ने समर्पण किया। ये घटना सच्चाई है या झूठ है तो पता नहीं, पर अंग्रेज कहते हैं, इसलिए अंग्रेज ज्यादा नाराज थे कि यार तुमने हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ में जो एक ये घटनाएं की है, जो हिंसा की है, जो अमानवीय कार्य किया है, तो उसका बदला फिर उन्होंने लिया, और बहुत गंदे तरीके से लिया, बहुत भद्दे तरीके से लिया। अभी हम पढ़ेंगे कि कैंपबेल ने कितना, मतलब भारतीयों के साथ में कितना ज्यादा क्रूरतम, ब्रूटल एक तरीके से व्यवहार किया था। अब नाना साहब के कमांडर चीफ थे तात्या टोपे। मानसिंह ने धोखे से इनको पकड़वा दिया, हम पढ़ चुके, और ग्वालियर में इनको फांसी दे दी गई थी। कैंपबेल ने ही दिल्ली के बाद अब कानपुर पर भी अधिकार किया। और जब बात आई नाना साहब की पकड़े जाने की, तो नाना साहब भी क्या हुआ? यहाँ से भाग गए। नाना साहब के एक विश्वसनीय थे अजीमुल्ला, और 6 दिसंबर को कैंपबेल ने फिर से कानपुर पर अधिकार किया। अजीमुल्ला पकड़े गए और नाना साहब फिर से यहाँ से भी नेपाल भाग गए। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ चुके। अगला शहर आता है झांसी। मैंने बताया था कि झांसी में कौन नेतृत्व कर रही थी? लक्ष्मीबाई। अच्छा, लक्ष्मीबाई को कोई बहुत ज्यादा ये भारत या अंग्रेजों से उनको नाराजगी नहीं थी। मैं बता दूं आपको एक चीज क्लियर कि लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने अंग्रेजों से बहुत मिन्नतें की कि साहब मेरा राज्य मुझे दे दो, है ना। उन्होंने हर एक बड़े अंग्रेजी अधिकारी के दरवाजे पर दस्तक दी, उनको खटखटाया कि मेरा राज्य झांसी मुझे दे दो। अंग्रेजों ने जब नहीं मानी, जब दिल्ली में विद्रोह हो गया, तब भी झांसी की रानी ने अंग्रेजों से कहा कि मैं, झांसी आपके खिलाफ कोई काम नहीं करेगा, बस आप झांसी के राजा मेरे बेटे को मान लो। अंग्रेजों ने कहा नो नेवर। उन्होंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने विद्रोह किया। तो झांसी की रानी का विद्रोह का कारण झांसी था, अंग्रेजों के खिलाफ वो गई झांसी के लिए, भारत के लिए नहीं। सुभाष बाबू, आजाद, भगत सिंह, गांधी, नेहरू, अशफाक उल्लाह खां, ये सब भारत के लिए अंग्रेजों के खिलाफ गए थे, क्षेत्र विशेष के लिए नहीं। इस बात को समझना। हो सकता है कि कई लोग इस बात पे मेरे बारे में उटपटांग बात करें, पर इतिहास की किताबों को पढ़ करके यही समझ में आया जो मैं कह रहा हूं। तो झांसी में नेतृत्व किया, और डलहौजी उनके उत्तराधिकारी को, मैंने बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू झांसी को उसने हड़प लिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि झांसी से अंग्रेजों को कोई खतरा नहीं होगा, बस झांसी का राज्य उसको दे दिया जाए। झांसी की रानी ने जून 1857 में खुद को शासिका घोषित किया, सिपाहियों ने उनको रानी मान लिया, और अंग्रेजों के साथ उनकी काफी भयंकर लड़ाई हुई। और इसकी खास बात झांसी की रानी की, उनका सहयोगी थी एक झलकारी बाई।
झांसी की रानी ने महिलाओं को की भी एक ब्रिगेड बनाई। महिलाएं भी बंदूक और तोपें चला रही थी झांसी में। रानी ने बहुत बहादुरी के साथ अंग्रेजों के साथ सामना किया। इसमें नो डाउट है, कोई डाउट नहीं कि झांसी की रानी बहादुर नहीं थी, मगर अंग्रेजों के खिलाफ वो तब उतरी जब उनकी मांगे नहीं मानी गई, है ना। उन्होंने बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा। जनरल हुरोज ने 3 अप्रैल 1858 को झांसी पर अधिकार किया। तो वहां से फिर झांसी की रानी चली गई ग्वालियर। ग्वालियर में अफगान रक्षक जो थे उनकी सहायता से उन्होंने, जो वहाँ के राजा थे महाराजा सिंधिया, वो अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे, मगर उनकी सेना के बहुत सैनिक जो थे वो झांसी की रानी के साथ हो गए, तात्या टोपे के साथ हो गए। और बाद में जनरल हुरोज के साथ में युद्ध लड़ते हुए वो वहीं पर जो है मृत्यु होती, ग्वालियर के पास में जहां उनकी समाधि बनी हुई है। झांसी के बाद में बड़ा सेंटर बना कौन सा? बिहार। बिहार में मैंने बताया था बाबू कुंवर सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया। जगदीशपुर के ये एक जमींदार थे। अंग्रेजों को कई बार इन्होंने पराजित किया और ये पकड़े नहीं गए, मगर बाद में इनकी प्राकृतिक तरीके से ही मौत होती है। मतलब ये पता है, जमींदार साहब जो थे कुंवर सिंह, ये 70 साल के एक व्यक्ति थे जो असंतुष्ट थे अंग्रेजों से। मगर अंग्रेजों से नाराजगी का कारण था कि अंग्रेजों ने इनकी स्थिति ऐसी कर दी थी कि ये दिवालियेपन की कगार पर चले गए थे। पैसा वैसा कुछ बचा नहीं था इनके पास में। अब भाई जमींदार थे तो बड़ी मजे मस्ती में जिंदगी जीते थे, है ना। अब इनके पास इतना पैसा भी नहीं बचा था कि यार ये बढ़िया एक दुबई टूर करके आ जाएं। मतलब आर्थिक स्थिति कंगाल हो चुकी थी। अब जो आदमी बचपन से ऐसो आराम में रहा हो, तुम उसका पीछे से उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो छीन लो, तो उसको तो बड़ा ही तकलीफ होगा ना गुरु। व्यवस्थित तरीके से जिंदगी नहीं जी पा रहे थे। इच्छा थी उनकी बढ़िया कि एक मैं भी BMW ले लूं, पर वो भी नहीं ले पा रहे थे। बोले क्यों? बोले अंग्रेजों ने पैसा ही नहीं छोड़ा। क्या करें? बोले विद्रोह करते हैं। तो ये जो हमारे कुंवर सिंह साहब थे, इन्होंने इस वजह से विद्रोह किया था। कुंवर सिंह ने एक अपनी असंतुष्ट लोगों की एक सेना बनाई। उन्होंने अंग्रेजों से कई लड़ाइयाँ लड़ी। बहुत प्रेरणादायी व्यक्ति थे ये, और उनकी प्रेरणा से ही पटना में, गया, छपरा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर ऐसी जगह पर भी विद्रोह भड़का, उनकी ही प्रेरणा से। तो बहुत अच्छा व्यक्ति थे, युद्ध में बहुत माहिर थे। इतनी उम्र में भी कई बार अंग्रेजों को पराजित किया, मगर बाद में फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। और विलियम टेलर और विंसेंट ने यहाँ विद्रोह को समाप्त किया, और अंग्रेजों ने फिर से बिहार के जगदीशपुर वाले क्षेत्र पर क्या किया? आधिपत्य जमा लिया। इसके बाद में कुछ बड़े सेंटर और आते हैं। इलाहाबाद, जो आज अब हो गया है प्रयागराज। प्रयागराज में कौन कर रहा है नेतृत्व? प्रयागराज में नेतृत्व कर रहे हैं मौलवी लियाकत अली। इनके बारे में मैंने बताया था। जनरल नील ने इस विद्रोह को समाप्त किया था। एक जगह आती है फैजाबाद, मौलवी अहमद उल्ला ने यहां पर नेतृत्व किया था। अब जो फैजाबाद है, अहमदुल्ला एक क्रांति के बड़े नेता थे। वे पहले मद्रास में रहते थे और वहीं से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की प्लानिंग की थी, है ना। जनवरी 1857 में वो उत्तर भारत में आ जाते हैं और फैजाबाद में आके बस जाते हैं। ब्रिटिश सैनिकों की एक भीषण लड़ाई वो करते हैं उनके खिलाफ में। तो जब भारतीय सैनिक रिवॉल्ट करते हैं तो वो फैजाबाद में, आज का जिसको हम अयोध्या कहते हैं, फैजाबाद कहते थे पहले उसे, अयोध्या क्षेत्र इसी फैजाबाद में आता है। तो जब वहाँ पर आम बगावत भड़की तो इन्होंने उनको लोगों को सपोर्ट किया, आर्थिक सपोर्ट किया, उनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट किया कि कैसे काम करना है, और ये धीरे धीरे अवध में फेमस हो गए, है ना। इलाहाबाद में इन्होंने मतलब एक वहाबी क्रांति का भी नेतृत्व किया था, मगर बाद में अंग्रेज क्योंकि भारी थे तो कैंपबेल ने इनका भी दमन कर दिया और ये मारे जाते हैं। और इनके ऊपर अंग्रेजों ने क्या है, इनाम भी घोषित किया था, है ना, अहमदुल्ला के ऊपर। अगला जो एक क्षेत्र आता है बेटा वो है बरेली। बरेली की बर्फी फेमस है, मगर 1857 में खान बहादुर खान
ने यहाँ पर नेतृत्व किया और बरेली में एक बड़ा आ, सा विद्रोह इन्होंने किया, मगर कैंपबेल ने इनको भी पटक पटक के मारा। मंदसौर में फिरोज शाह ने नेतृत्व किया था। असम, जिसको हम अहोम कहते हैं, वहां पर कंदर पेशवर सिंह और मनीराम, इन दोनों ने नेतृत्व किया था। उड़ीसा में भी ये कुछ जगह फैला। सुरेंद्र नाथ शाही और उज्जवल शाही, इन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया। कुल्लू हिमाचल में राजा प्रताप सिंह और वीर सिंह, इन्होंने यहाँ पर एक लीडरशिप दिखाई थी, अंग्रेजों के खिलाफ काम किया था। गोरखपुर में गजाधर सिंह ने नेतृत्व किया। मथुरा में देवी सिंह ने लीडरशिप दिखाई। मेरठ में कदम सिंह ने नेतृत्व किया था। इसके अलावा भी कई और सेंटर ऐसे थे जहां पर ये विद्रोह भड़का था। जैसे क्रांति की जो मतलब एक हम कहें तो जो लहर थी वो केवल बड़े सेंटर तक नहीं रही, जो मैंने नाम बताया। इसके अलावा भी अमृतसर, जालंधर, रावलपिंडी, झेलम, सियालकोट, अंबाला, गुरुदासपुर, वहां भी सैनिकों ने और जनता ने इस क्रांति में कुछ भूमिका निभाई थी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी। हरियाणा का जो गुड़गांव था, जिसे हम गुरुग्राम कहते हैं, मेवात, बहादुरगढ़, नारनौल, हिसार, वहां पर भी विद्रोह हुआ था। बंगाल में करीब सभी छावनियां और मुंबई की कुछ छावनियों को इस विद्रोह ने अपनी चपेट में लिया था। और मध्य भारत में इंदौर, ग्वालियर, बुंदेलखंड, रायपुर, यहाँ पर भी क्रांति बढ़ी थी। आप मध्य प्रदेश का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये विद्रोह मध्य प्रदेश में भी कई जगह पर हुआ था, है ना। नीमच से शुरू हुआ था और धीरे धीरे भारत में, मध्य प्रदेश में भी कई जगह पर फैला था। तो मतलब ये जो विद्रोह था, ये ऐसा था। मतलब 1857 की इस क्रांति का फैलाव भले ही पूरे देश में नहीं था, मगर कहीं न कहीं हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, हर आर्थिक वर्ग, हर सामाजिक वर्ग इस विद्रोह में कहीं न कहीं थोड़ा ना थोड़ा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़ा जरूर था। गोवा में, अच्छा, इस क्रांति से एक इफेक्ट गोवा पर भी दिखाई दिया। अच्छा, गोवा पर शासन किसका था? पुर्तगालियों का था। पर गोवा के लोगों ने भी इस विद्रोह से ही प्रभावित होकर के पुर्तगाली बस्तियों पर हमला किया था। और पौंडीचेरी जो फ्रांसीसियों के अधिकार में थी, वहां भी बगावत के सुर हमको इस क्रांति की वजह से दिखाई देते हैं। मतलब पूरा दक्षिण एशिया में हलचल मच चुकी थी इस विद्रोह की वजह से। कई क्षेत्रों में कई नेताओं ने इस विद्रोह को एक अलग ही मुकाम तक पहुंचाया, मगर फिर भी अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया। अंग्रेजों ने दमन कैसे किया, चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो क्रांति है, इसका दमन कैसे किया? तो 1857 का ये जो विद्रोह था, ये 1 वर्ष से अधिक समय तक चलता है ना। मगर धीरे धीरे ही सही, मगर अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया और दमन करना भी जरूरी था। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने के बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा की और उसने कहा कि अब भारत जो है पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन है। अब कोई भी ऐसा विद्रोही नहीं बचा है, अब ब्रिटिश सरकार सेफ है। तो उसने घोषणा कर दी थी 8 जुलाई 1858 को। इस विद्रोह का तो दमन कर दिया, मगर अंग्रेजों ने जो दमन किया उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके थे। पहले ये एक चार्ट पे नजर दौड़ा लो, जो आपकी प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विद्रोह का स्थान है दिल्ली। भारतीय नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर। और समाप्त किसने किया था? निकलसन ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल, खत्म किया हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर में नाना साहब, सर कैंपबेल। झांसी ग्वालियर लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, जनरल हुरोज। बरेली में खान बहादुर, सर कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद, ये सब चीजें हैं जो आपको, ये चार्ट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, ये आपके बहुत काम का है ना। अब बात करते हैं कि ये जो विद्रोह है, अच्छा, अंग्रेजों ने जो इसका दमन किया ना, बहुत बेरहमी से दमन किया था। और दमन करने के बहुत सारे तरीके थे। दमन करने के इसमें बहुत सारे तरीके थे। लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया। नील ने और कैंपबेल ने तो कहते हैं कि कानपुर से इलाहाबाद के बीच में हर पेड़ पर विद्रोहियों की लाशें टपकी लटकी हुई थी। दिल्ली में भी बहुत खून खराबा किया, हर जगह पर खून खराबा किया। अब बात आती है कि जो विद्रोह था, इसका मतलब एक चरित्र कैसा था, जन चरित्र कैसा था। अगर आप एक चीज देखोगे तो पहली बात तो क्या है, जो 1857 की क्रांति है, क्या ये सुनियोजित थी? ये एक प्रश्न उठता है। तो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिक और जनता के
मन में जो असंतोष था, जो कसमकस था, ये उसका ही अभिव्यक्ति था। मगर क्या ये वेल प्लान था पहले से? भाई ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि लोगों ने प्रयास किए, पर इस क्रांति को और इसके नेताओं को काम करने के ढंग को देखते हुए लगता नहीं कि ये कभी भी एक वेल प्लानिंग थी, पहले से फिक्स था कि ऐसा ही हमको करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, है ना। अब इस क्रांति, ये एक साल तक हमारी क्रांति चलती रही, मगर फिर भी क्या हुआ कि ये क्रांति असफल हो गई। यानी कि इसका जो असफलता का जो कारण है वो क्या क्या है, यानी क्यों ये असफल हो गई, इस पर हमको अब बात करना है। मतलब क्रांतिकारियों ने बहुत साहस से, समर्पण से, बहुत ही जुझारू तरीके से इस विद्रोह को लड़ा, मगर परिणाम हमारे फेवर में क्यों नहीं रहा, इस पर हम बात करते हैं। तो हमारे फेवर में नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था वो है विद्रोह का सीमित स्वरूप। देखो, सीमित स्वरूप का क्या मतलब हुआ कि ये विद्रोह है, ये किसी भी हालत में नर्मदा के दक्षिण में नहीं गया। यानी कि जो दक्षिण भारत है वो इस विद्रोह से पूरी तरह से अप्रभावित रहा। पंजाब में एक अधिकारी था लॉरेंस। लॉरेंस ने किसी भी तरह से पंजाब को में ये हिंसा नहीं फैलने दी, है ना। अब भारत में जो ये विद्रोह बढ़ा, भले ही जनता इससे शामिल रही, जो स्थानीय कुछ जमींदार थे वो शामिल रहे, कुछ नवाब भी इसमें शामिल हो गए, मगर भारत का जो बड़ा एक वर्ग है, व्यापारी वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, राजा, जैसे अब कैनिंग ने कहा था ना कि भैया जो अगर सिंधिया राजा हमारे खिलाफ हो जाते तो हमारी रीढ़ टूट जाती, हमें बोरिया बिस्तर यहाँ से लेकर के भागना पड़ता। तो कहने का मतलब कि राजा रजवाड़ों ने, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, व्यापारी थे, उन्होंने सिर्फ इसमें समर्थन ही भारतीयों का समर्थन नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों का प्रत्यक्ष समर्थन कर दिया, धन से, संपत्ति से, सैनिकों से समर्थन कर दिया। अच्छा, भारतीय सेना भी, पूरे भारतीय सैनिक इस विद्रोह में अंग्रेजों के साथ खिलाफ नहीं खड़े हुए, आधे तो उनके समर्थन में थे ना, आधे तो उनके साथी थे। और उन भारतीय सैनिकों, जैसे मैंने बताया गोरखा रेजिमेंट, भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ अंग्रेजों का साथ दिया, बल्कि अपने ही भारतीय विद्रोहियों को मारा पकड़ पकड़ के। तो इसका जो स्वरूप था वो बहुत ही सीमित था। इसमें सिंध शामिल नहीं हुआ, ठीक है, इसमें राजस्थान शामिल नहीं हुआ। तो क्रांति का स्थानीय स्वरूप होना इसकी असफलता का एक बड़ा कारण बनता है। फिर योग्य नेतृत्व का अभाव, हाँ भाई, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर, है ना। अब नेतृत्व की दुर्बलता थी, एक बड़ा कारण यही है। देखो, आपके पास कितनी भी आप में क्षमताएं हो, आप कितने भी बड़े अच्छे सैनिक हो, मगर एक बात है कि आपके पास लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। आपको लड़ना कैसे, लड़ना आप जानते हैं, पर लड़ना कैसे है ये तो पता होना चाहिए ना। तो केंद्रीय नेतृत्व का मजबूत ना होना ये इस विद्रोह की एक असफलता का कारण है। नेतृत्व की जंजीर में सबसे कमजोर कड़ी जो थी वो संभवतः सम्राट बहादुर शाह जफर था। उसका कमजोर व्यक्तित्व होना, है ना, ढलती आयु होना और नेतृत्व की अक्षमता के कारण में विद्रोह में राजनीतिक दुर्बलताएं आ गई थी। अब विद्रोह को इससे बहुत ज्यादा क्षति उठानी पड़ी। सिर्फ एक ही बात उसके पक्ष में थी कि वो महान तैमूर के मुगल वंशजों में से शामिल था, मगर बाकी कोई उसमें तैमूर वाली, बाबर वाली, हुमायूं वाली, अकबर वाली, औरंगजेब वाली ऐसी कोई उसके अंदर काबिलियत नहीं थी। व्यक्तित्व तो बहुत कमजोर था। अब दूसरों के सहारे पर तो जिंदा था, है ना। मुगल सत्ता का अब ऐसा प्रभाव नहीं था कि वो, जनता को पता था कि यार अब मुगल सत्ता का ऐसा प्रभाव नहीं है कि वो शासन अपने हाथ में ले ले, प्रशासन अपने हाथ में ले ले। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि अंग्रेजों को देश से खदेड़ देगा मुगल बादशाह। तो उनका जो व्यक्तित्व और उनकी जो एक कैपेबिलिटी थी वो बहुत ही कमजोर थी। चार दीवारों तक उनका साम्राज्य सीमित था, और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी उनको 1 लाख रुपया तो अनुदान देती थी महीने का, उसी पर उनकी गुजर बसर होती थी। उनके पास ना कोई खजाना था, ना कोई प्रभाव था, ना कोई सेना थी, ना कोई व्यवस्था थी। तो भारतीयों को लगा कि यार ऐसे व्यक्ति के पीछे चलना। अब देखो, गांधी के पीछे पूरा देश क्यों चला? अच्छा, गांधी के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही कोई बहुत बड़े महान वंश के वो उत्तराधिकारी थे। पर गांधी में क्या था? गांधी का व्यक्तित्व प्रभावशाली था।
गांधी जी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, गांधी जी की काबिलियत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। काबिलियत, गांधी जी के पास कोई सेना नहीं थी, पर गांधी जी में ये काबिलियत थी कि वो अपनी एक आवाज से हजारों लाखों लोगों को सड़क पर उतार सकते थे, सेना खड़ी कर सकते थे। जब अहिंसा के लिए हजारों लोग सड़क पर उतर सकते हैं, तो अगर गांधी जी कहते कि हिंसा करना है तो लाखों उतर जाते, है ना। पर सिद्धांतों की बात है। मगर मैं बता रहा हूं कि एक कंपैरिजन कर रहा हूं कि बहादुर शाह जफर के प्रति भारतीयों के मन में कोई निष्ठा नहीं थी। मतलब एक वो नहीं था कि यार ये व्यक्ति अगर देश का नेतृत्व करेगा तो हम एक महान साम्राज्य के नागरिक बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो जो नेतृत्व कर रहे थे स्थानीय स्तर पे, वो भी सब व्यक्तिगत आकांक्षाओं के लिए नेतृत्व कर रहे थे। भाई झांसी की रानी झांसी के लिए लड़ रही थी, कानपुर के जो पेशवा साहब थे वो पेंशन के लिए लड़ रहे थे, है ना। कोई धार्मिक कारण से लड़ रहा था कि भाई मेरे धर्म को खतरा है, मतलब राष्ट्र वाली भावना तो नहीं थी ना। मंगल पांडे ने क्यों विद्रोह किया? उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। तात्या टोपे क्यों विद्रोह कर रहे थे? क्योंकि नाना साहब के प्रति विश्वास पात्र व्यक्ति थे, उनके खिलाफ वादा खिलाफी नहीं कर सकते थे, उनके खिलाफ उनके उनके प्रति वफादार रहना चाहते थे। भारत के लिए लड़ने वाले कोई थे क्या? ये एक बड़ा कारण है। अगला कारण आता है संगठन और सशक्त केंद्र का अभाव। भाई एक कोई मजबूत ऑर्गेनाइजेशन इनके पास में नहीं था और संगठनात्मक शक्ति नहीं थी। एक कारण था संगठनात्मक शक्ति और आपसी जो सहयोग था उसका अभाव रहा है। सिपाही बहादुर और स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें संगठन और अनुशासन की बहुत कमी थी। कभी कभी तो वह अनुशासित सेना की बजाय एक दंगाई भीड़ दिखते थे। वे सेना में और भीड़ में अंतर होता है ना। सेना लड़ती भी है तो अनुशासन के साथ, और भीड़ लड़ती है तो विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के। तो ये विद्रोही इकाइयों के पास मिलकर काम करने की कोई शक्ति नहीं थी, उनके पास कोई योजनाबद्ध कार्यबद्ध तरीके से काम करने की कोई योजना नहीं थी। किसी क्षेत्र विशेष को अगर उन्होंने जीत भी लिया, किसी क्षेत्र को जीत लिया, केंद्र को जीत लिया, तो उनके पास ये प्लान नहीं था कि अब यहाँ पर प्रशासन कैसे बनाया जाए, कौन सी संस्थाएं स्थापित की जाए, कैसे कर वसूला जाए, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। मतलब जैसे बहादुर शाह जफर और जीनत महल जैसे लोगों को सिपाहियों पर भरोसा नहीं था, वे अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से लगातार बात भी कर रहे थे। ज्यादातर जो तालुकदार थे महज अपने हितों से मतलब था। मानसिंह जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने परिस्थितियों के अनुसार कई बार अपनी वफादारी बदली, कभी अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, कभी राजा के प्रति, कभी विद्रोहियों के प्रति। तो उन्होंने मतलब मोकाटेरियन थे वो लोग। तो कोई एक व्यवस्था नहीं थी, कोई संगठन नहीं था, केंद्र नहीं था। संसाधन सीमित थे। भाई विद्रोहियों के पास तो जो युद्ध लड़ने के लिए जो संसाधन थे, जो हथियार थे, वो लिमिटेड थे। वो तो जो लूटे हुए थे उनके पास वही थे, मगर अंग्रेजों के पास तो फैक्ट्रियां थी, तो उनके पास तो असीमित। भाई युद्ध में संसाधन ही तो मायने रखता है। आज यूक्रेन और क्रीमिया मतलब रूस का युद्ध हो रहा है। यूक्रेन टिका हुआ है सिर्फ और सिर्फ किसी वजह से? अमेरिका के द्वारा भेजे गए संसाधनों की वजह से, यूरोप द्वारा दिए गए संसाधनों की वजह से। तो युद्ध में संसाधन बहुत मायने रखते हैं। अब आपके पास संसाधन तो है नहीं, आपके पास किसी तरह की कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि आप युद्ध सामग्री को लंबे से, भाई युद्ध लंबे खींचने के लिए सामग्री चाहिए ना, तो युद्ध सामग्री का तो आपके पास में अभाव है। मतलब भारतीयों के पास में तो प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे। अंग्रेजों के सौभाग्य से क्रीमिया युद्ध खत्म हो चुका था, चीनी युद्ध भी खत्म हो चुका था जो 1870 की क्रांति के पहले हो रहे थे। तो अंग्रेजों के पास में लगभग 1,12,000 के सैनिक तो उन्होंने क्रीमिया युद्ध के बाद में भारत में बुला लिए थे, और उनके पास में लगभग 3 लाख से ज़्यादा तो भारतीय सैनिकों का गठन उन्होंने यही कर लिया था। तो नए नए हथियार क्रांतिकारी सिपाहियों के पास नहीं थे, मगर अंग्रेजों के पास लगातार आ रहे थे। इंग्लैंड से आर्थिक मदद आ रही थी, फिर रेलवे का और टेलीग्राफ का संचार कम्युनिकेशन का फैसिलिटी भी उनके पास में आ गया था। भारतीय विद्रोही बेचारे इधर से उधर कम्युनिकेट करने के लिए रोटी का और कमल के फूल का प्रयोग करते थे, जबकि उनके पास में तो आधुनिक, अत्याधुनिक उस समय की दृष्टि से संसाधन मौजूद हुआ करते थे। तो उनके पास में, एक क्रांतिकारियों के पास में एक रणनीति बनाने के लिए, एक जगह इकट्ठा होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।
उनके पास कोई कम्युनिकेशन सेटअप नहीं था। तो जबकि और ना ही कोई अच्छे योद्धा थे लड़ने वाले। भाई कोई बहादुर योद्धा या कोई, अब झांसी की रानी योद्धा जरूर थी पर वो कोई प्रोफेशनल योद्धा थोड़ी ना थी, है ना। कई जो सैनिक लोग जो विद्रोही शामिल थे वो हाथ से काम करने वाले मजदूर थे, किसान थे, जिनके हाथ में जो है एग्रीकल्चरल टूल्स होते थे, कृषि के वो होते थे यंत्र। अब उनके हाथ में आप बंदूक थमा दिए तो प्रोफेशनलिज्म तो नहीं दिखाई देगा ना। तो हुआ भी यहाँ पर यही कि जो विद्रोही लोग थे जो थे, अब अंग्रेजों के पास में जो बड़े बड़े महान युद्ध लड़ने वाले, है ना, जैसे अगर आप देखोगे तो उनके पास में निकलसन, आउट्रम, हैवलॉक, एडवर्ड्स जैसे योग्य कर्मठ योग्य थे व्यक्ति थे जिनकी सेवाएं उनको प्राप्त थी। भारतीयों के पास में इनका योग्य नेतृत्व का अभाव था। तो कहीं न कहीं संसाधन सीमित थे, मानव संसाधन की कमी थी, हथियारों की कमी थी। जन समर्थन का अभाव, बताया मैंने, शिक्षित और कृषक वर्ग ने उपेक्षा की, जन समर्थन नहीं था इनके पास, जनता का पूरी तरह से सहयोग नहीं था। और खास तौर पे हमें कहूँ तो इनके पास में निम्न जातियों का भी सहयोग नहीं रहा। मतलब निम्न जाति के लोगों ने और किसानों ने इस विद्रोह में कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। हाँ, अवध के कुछ जगह पर, बिहार में कुछ जगह पर जरूर सहयोग मिला, मगर संपूर्ण भारत में नहीं मिला। मुंबई और मद्रास की सेना तो में भर्ती में जो सैनिक होते थे वो प्राय छोटी जातियों के होते थे, मगर वो ब्रिटिश भक्त बने रहे। क्रांतिकारियों की लूटपाट के कारण जो किसान थे, मजदूर थे, व्यापारी थे, वो भी थोड़े नाराज रहे। उनको लगा कि नहीं यार, मतलब हम लोग ऐसे लोगों का साथ तो नहीं दे सकते जो हमें ही लूटते हैं। तो भारतीय एकता का ये अभाव भारतीय इतिहास के चरण में संभवतः उस समय पर दिखाई देता है। और भारत अभी ये इसलिए हो रहा था क्योंकि भारत के लोग अभी आधुनिक राष्ट्रवाद से अपरिचित थे। राष्ट्रवाद तो इस क्रांति के बाद में ही दिखाई देता है ना भारत में। अगला एक कारण आता है निश्चित समय से पहले विद्रोह की शुरुआत। कई इतिहासकार कहते हैं कि इसका जो डेट तय हुआ था वो मई का लास्ट था, लास्ट वीक। मगर ये विद्रोह की शुरुआत पहले हो गई, तो जो उन लोगों ने योजना बनाई थी या जो योजनाएं बनने वाली थी, जो प्लानिंग होने वाली थी, जो संसाधन सब जगह पहुंचने वाले थे, वो नहीं पहुंच पाए और इसीलिए ये क्रांति क्या हो गई, असफल हो गई। फिर देसी राजाओं का देशद्रोही रुख। हाँ, ये एक बड़ी बात है कि जो हमारे राजा थे, देसी राजाओं का मतलब भारतीय रियासतों के जो बड़े बड़े शासक थे और जो जमींदार थे वो स्वार्थी थे और अंग्रेज भक्त थे, है ना। वो क्रांति में शामिल नहीं हुए। जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम और जोधपुर के राजा और कई दूसरे राजपूत शासक, फिर भोपाल के नवाब, पटियाला के और वहाँ के शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणा और दूसरे अनेक सरदार जो थे, उन्होंने और उनके अलावा जमींदार, इन्होंने इस क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की, न कि विद्रोहियों के द्वारा क्रांति को फैलाने में मदद देने की बजाय। उन्होंने उसमें मदद नहीं की, उन्होंने कुचलने में मदद की, है ना। और कैनिंग ने तो मैंने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही अपना बोझा बिस्तर यहाँ से बांधना होगा। उन्होंने ऐसा सिंधिया के बारे में कहा था। तो बाद में कैनिंग ने स्वीकारा भी कि राजाओं ने एक डैम, बांध के रूप में काम किया, जिसकी वजह से इस क्रांति का तूफान हमारे जो पैर हैं वो नहीं उखाड़ पाया। तो मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल में जनता भी क्रांतिकारियों से हमदर्दी रखती थी, मगर फिर भी ये प्रांत जो थे अप्रभावी रहे, वहां पर विद्रोह नहीं फैल सका। तो राजाओं का इनका देशद्रोही रूप, हम इनको देशद्रोही कहें या फिर इनकी मजबूरी कहें, जो भी है, मगर यह असफलता का एक बड़ा कारण बन जाता है। तो ये आपसे मेंस में प्रश्न पूछे जाएंगे कि भैया ये विद्रोह जो है वो असफल क्यों हुआ, तो ये कारण आपको बताने हैं। ठीक है ना बेटा। अच्छा, एक और कारण आता है, वो है शिक्षित भारतीयों का असहयोग। अच्छा, पढ़े लिखे भारतीयों ने विद्रोहियों का सहयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि जो क्रांतिकारी हैं अगर वो कामयाब हो भी जाते हैं तो ये भारत में जो पुराने रूढ़िवादी रवैया है उसके अकॉर्डिंग ही सरकार या समाज चलाएंगे। जैसे क्रांतिकारी जो थे उसमें कई लोग थे जो बोलते थे नहीं, हमें सती प्रथा फिर से चालू करना है, विधवा पुनर्विवाह हमको बंद करना है। ऐसे जो सामाजिक सुधार अंग्रेजों ने किए, तो जो पढ़े लिखे लोग थे ना,
मैकॉले की शिक्षा लिए हुए लोग थे, उनको ये साफ साफ दिख रहा था कि भारत को आधुनिक बनाने में कौन सपोर्ट कर सकता है, अंग्रेज। तो भैया हम इनके प्रति क्या है, वफादार बने रहें। एक और चीज आती है, व्यापारी वर्ग वो भी सहयोग नहीं कर रहा था। उसका कारण ये था कि ये जो विद्रोह की हो रहा था, तो अंग्रेजों ने एक तो उन पे टैक्स बढ़ा दिए थे, दूसरा ये जो विद्रोही हैं जगह जगह हिंसा करते, वायलेंस करते, इससे उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा था। अब सैनिक अगर बैरक में नहीं है और शहर के अंदर मौजूद है तो व्यापार कैसे होगा? आप एक चीज समझिए ना। तो सेना का वहीं पर होना जरूरी है जहां उसकी जगह है। अब टैक्सेस उन पर बढ़ गए थे, बड़े व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि अंग्रेजों के साथ में विदेशी व्यापार से वो लोग मुनाफा कमाते थे। उन्होंने कहा साहब हमको तो बिजनेस से मतलब है। ये एक बड़ा कारण रहा कि उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। ठीक है, तो ये कुछ कारण रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, है ना। देखो, विद्रोह तो समाप्त हो गया, मगर अंग्रेजी हुकूमत में उथल पुथल मच गई और वो भयभीत हो गई। इसी क्रम में महारानी ने एक घोषणा की जिसे विक्टोरिया घोषणा पत्र कहते हैं। दरअसल इस क्रांति ने अंग्रेजों को इस बात का एहसास करा दिया था कि हम अब प्रादेशिक विस्तार नहीं कर सकते भारत में। हाँ, हमें जो आर्थिक लाभ लेना है वो लेते रहो, और उसे लेने के लिए आपको भारतीयों को अगर कुछ खुश रखना पड़े तो खुश भी रख लो। और इसकी एक बानगी हमको विक्टोरिया घोषणा पत्र में दिखाई देती है। दरअसल जब विद्रोह खत्म हुआ तो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने एक पत्र भेजा भारतीयों के नाम, और उसमें इसको इलाहाबाद में पढ़ा था उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने। और महारानी कहती है कि मेरे लिए मेरी प्रजा मायने रखती है। इंग्लैंड की प्रजा और भारत की प्रजा दोनों मेरी दृष्टि में एक समान है, और मैं यह आश्वासन भी देती हूं आपको कि ब्रिटिश क्राउन राज में आप खूब तरक्की करेंगे। अर्थात वो ये जो विक्टोरिया घोषणा पत्र था, इसमें ये कहा गया कि देखो ये क्रांति थी, इस क्रांति में का जो सारा उत्तरदायित्व था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मत्थे मर दिया गया, और उसको हटाना भी चाह रही थी सरकार वहां की। तो ब्रिटिश सरकार ने इसमें घोषणा कर दी कि अब भारत का शासन प्रशासन जो है वो कौन संभालेगा? ब्रिटिश क्राउन संभालेगा। यानी कि सत्ता कंपनी से छीन करके किसको ट्रांसफर कर दी गई? ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश ताज को ट्रांसफर कर दी गई। ठीक है, अब भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथों से निकल गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। अब गवर्नर जनरल क्या कहलाएगा? वायसराय कहा कहला जाएगा। फिर ब्रिटिश इंग्लैंड में भारत का प्रशासन चलाने के लिए भारत सचिव जैसे एक नए पद का गठन हुआ। तो पहला वायसराय कैनिंग बना था। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई और कहा गया, क्योंकि भाई इन शासकों ने तो बांध के रूप में काम किया था ना, इन्होंने ही तो बचाया अंग्रेजों को भारत से, तो इनको बोला गया कि तुम स्वतंत्र हो, मतलब जो संधियां हुई है अब हम किसी भी राज्य को नहीं हड़पेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म कर दी गई पूरी तरीके से, अब कोई राज्य नहीं हड़पा जाएगा। ब्रिटिश नीति में एक परिवर्तन हुई और ये भी कहा गया कि धार्मिक सहिष्णुता अपनाई जाएगी, भारत में जो रीति रिवाज हैं उनका पालन किया जाएगा। महारानी की घोषणा में यह भी कहा गया था कि हम अब सीमा विस्तार की नीति त्याग देते हैं, किसी भी राज्य को अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, अंग्रेजी प्रजा की हत्या के दोषियों को छोड़कर शेष जितने भी है सबको माफ कर दिया जाएगा, और जो स्थानीय राजाएं हैं उनके अधिकार, उनका गौरव, उनका सम्मान उनको बरकरार रखा जाएगा। ठीक है, फिर एक कारण इसमें मतलब एक और परिणाम जो आया इसके बाद में पढ़ते हैं। व्यपगत का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया, अपने रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। यानी अब अगर
अगर आपका कोई पुत्र नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं किसी को उत्तराधिकारी बनाऊं तो आपको छूट दी गई थी, है ना। फिर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई कि भैया अब घोषणा महारानी ने की कि हम धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमारी प्रजा किसी भी जाति किसी भी धर्म की क्यों ना हो, स्वतंत्र रूप से बिना भेदभाव के वो काम करे, जिसके लिए उनको अपनी विद्या अपनी योग्यता और ईमानदारी से काम करने के वो योग्य बने, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमारी सेवा और पदों पर नियुक्ति उनकी भी की जाएगी। तो इस वादे को पूरा करने के लिए फिर भारतीय जनपद अधिनियम 1861 बनाया था। इंग्लैंड में एक भारतीय राज्य सचिव, मैंने कहा, उसका पद बनाया गया। वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उनको खत्म कर दिया गया। स्थानीय राजाओं के अधिकारों को सम्मान दिया गया। डलहौजी की व्यक्तिगत नीति त्याग दी गई। भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या का अनुपात 5 से 1 से घटाकर 2-1 कर दिया। यानी पहले अंग्रेज सैनिक जो था वो 1 था और भारतीय सैनिक 5 थे। अब अंग्रेज सैनिक जो है वो 1 कर दिया गया, भारतीय सैनिक 2 कर दिए गए। यानी कि अब उनकी संख्या भारतीय सैनिकों की जो है वो क्या कर दी गई, कम कर दी गई। उसका कारण ये था, अच्छा, तोपखाने जितने थे वो भारतीय सैनिकों से छीन करके अंग्रेजों के अधीन कर दिए गए। भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। उनको, अंग्रेजों को लगा कि ऐसा ना हो कि कभी भविष्य में फिर से विद्रोह हो, तो क्रांति के दमन के बाद में भारतीय सेना का विभाजन कर दिया गया। सेना को लड़ाकू और गैर लड़ाकू जातियों के आधार पर बांट दिया गया। एक नए ढंग से उनका पुनर्गठन किया गया। ऐसी योजना बनाई गई कि ये भविष्य में फिर से कोई बगावत ना करें। प्लानिंग के साथ जाति और प्रांत के अनुसार सेनाओं का पुनर्गठन किया गया ताकि इनमें एकता न स्थापित हो सके। जैसे अलग अलग जातियां जो थे उनके आधार पर रेजिमेंट बनाई गई जो आज भी काम कर रही हैं। कंपनी की जो यूरोपीय सेना है उनका को बढ़ाया गया, जो भी मैंने बताया। तोपखाने भारतीयों से छीन करके अंग्रेजों के लिए आरक्षित कर दिए गए। कुछ बड़े पद जो थे वो उसमें अंग्रेजों को आरक्षित कर दिए गए। अंग्रेजों की सेना उस समय भारत में 40,000 थी, अब बढ़ाकर 65,000 के लगभग कर दी गई। और भारतीयों की जो सेना थी वो 2,38,000 थी, उसको कम करके 1,40,000 कर दी गई। मतलब एक बनाया गया कि भाई ये 1:2 का रेशियो किसी तरह से बना रहे, 2 अंग्रेज हो 1 भारतीय हो, सॉरी 2 भारतीय हो 1 अंग्रेज हो, उसको हम चलेंगे। अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति का प्रारंभ कर दिया। मतलब शुरुआत में तो इस क्रांति के बाद में धार्मिक एकता देखने को मिली हमको। भाई अगर आप देखोगे तो क्रांति में हिंदू मुसलमान यूनिटी दिखाई दे रही थी। सारे हिंदुस्तान का सम्राट बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया, जो कि एक मुसलमान था, मगर उसके लिए लड़ने वाले लोग हिंदू थे। पेशवा नाना साहब ने बाजीराव को सम्राट, सॉरी, बहादुर शाह जफर को सम्राट माना, यानी हिंदू मराठा ने मुसलमान को सम्राट मान लिया। ये दिखाई देता है कि हिंदू मुसलमान यूनिटी इसमें दिखाई दे रहा था। तो अब अंग्रेजों ने कहा कि इन दोनों में फूट डालो। तो अंग्रेजी शासन को बनाए रखने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति शुरू हुई। औपनिवेशिक शासन की नीतियों में यही यहाँ से ही नाटकीय बदलाव दिखाई देता है। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि हिंदू को मुसलमान के खिलाफ और मुसलमान को हिंदू के खिलाफ लड़ाने की कोशिश की। शुरुआत में उन्होंने हिंदुओं को भड़काया, धीरे 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 जब वो हिंदुओं से उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, उन्होंने मुसलमानों को भड़काया, फिर मुस्लिम लीग बनी और उसी फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम है कि भारत 1947 में आजाद हुआ, मगर पाकिस्तान भी बना। तो ये डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया। इसका एक और परिणाम देखने को मिलता है कि संवैधानिक सुधारों का सूत्रपात हुआ, है ना। इस महान क्रांति के बाद में भारत में एक संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। मतलब शासन में भारतीयों के भागीदार बनने का क्रम शुरू हुआ। 1861 में जो भारत परिषद अधिनियम बनाया गया, उसमें विश्वास उत्पन्न हुआ कि भारतीयों को विधायी कार्यों में भागीदारी दी जा सकती है। हालांकि इस विद्रोह के बाद भारतीयों के प्रति प्रतिशोध पूर्ण नीति का भी पालन हुआ। जैसे 1857 की क्रांति का जो भावनात्मक परिणाम था ये था कि साम्राज्यवाद के प्रतिनिधियों ने समस्त भारतीयों को अविश्वसनीय मान लिया कि यार ये हमारे भरोसे लायक नहीं है। इनको असभ्य माना, इनका अपमान और तिरस्कार किया और इनको खासतौर पे भारत में अंग्रेजों ने एक स्वामी जाति की परंपरा को कायम कर दिया कि नहीं, अंग्रेज स्वामी है और भारतीय जो है वो एक तरह से गुलाम है।
उनको भारतीयों को असभ्य मान लिया कि नहीं यार, ये तो ब्रूटल तरीके से सिविलियंस को मारते हैं, ये असभ्य है, इनको पहले सभ्य बनाना पड़ेगा। 1857 के जो विद्रोह हुआ उसमें एक बड़ी बात ये भी रही कि भारतीयों, कुछ जो विद्रोहियों का जो व्यवहार था वो वाकई में अ, अमानवीय था। तो अंग्रेजों को ये सिद्ध करने का मौका मिल गया कि भारतीय लोग असभ्य हैं, और धीरे धीरे अंग्रेजों, जो उस समय पर जो अंग्रेज सिविलियंस थे, उनके मन में विचार आया कि यार हम भारत में तो नहीं बसेंगे, पता नहीं फिर से कभी कुछ ऐसा हो जाए, तो वो अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में जाकर के बसे। और इसीलिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में आज भी अंग्रेज लोग रहते हैं ना, भले वो उपनिवेश था, पर वो वहां पर जाकर के बस गए। भारत में उन्होंने बसने की कोई कोशिश नहीं की, और इसीलिए आज़ादी के बाद भी कोई भारत में अंग्रेज उस तरह का दिखाई नहीं देता, कोई अंग्रेज कॉलोनी दिखाई नहीं देती, कोई अंग्रेज प्रांत दिखाई नहीं देता। उसका एक बड़ा कारण ये भी था। ठीक है, राष्ट्रवाद का बीज जरूर यहाँ पर शुरू हुआ भारत में। 1857 की क्रांति की असफलता भले ही रही, मगर राष्ट्रवाद का बीज यहाँ पर बो दिया। हमारे राष्ट्रवाद की शुरुआती भावनाओं को कंपनी ने बड़ी क्रूरता से दमन कर दिया, मगर उसको समाप्त नहीं किया। वो भावना हमारे मन में रही। क्रांति के नेताओं के दुखद अंत ने अनेक कवियों, नाटककारों, कहानीकारों और लेखकों को 1857 की क्रांतिकारियों को शहीद के रूप में चित्रित करने के लिए प्रेरित कर दिया। जैसे झांसी की रानी को चित्रित किया गया, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी वजह से नवयुवक देशभक्तों के मन में ये जो इसके जो शहादत देने वाले या जो इसके जो नेता थे, वो नायक बनकर उनकी अमिट छाप लोगों के दिलों में बस गई। और ये 1857 का विद्रोह बाद में भारतीयों के लिए राष्ट्रवाद का प्रारंभिक चरण बना, जिससे प्रेरणा लेकर के इन्होंने आधुनिक राष्ट्रवाद की स्थापना की। ठीक है, तो ये कुछ परिणाम रहे बेटा इस 1857 की क्रांति के बाद में। तो अगर आप इसको बांटेंगे मेंस के लिए, तो प्रशासनिक परिणाम बदल देंगे, प्रशासनिक परिवर्तन क्या हुए, सैन्य परिवर्तन क्या हुए, अंग्रेजों की नीतियों में परिवर्तन क्या हुआ, ये आप इसमें यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इस क्रांति का, इस विद्रोह का, जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा आपके काम आएगा, वो है इसका स्वरूप। 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था, विश्लेषण, स्वरूप, इस पर हम बात करते हैं। मतलब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात करते हैं। जैसे जो सैन्य विद्रोह कहने वाले जो लोग हैं, जैसे कई इतिहासकार ऐसे हैं जो, जैसे लॉरेंस है, सिले है, ट्रेवेलियन है, मॉल्सन है, होम्स है, ये सब अंग्रेजी इतिहासकार हैं, और ये कहते हैं कि ये एक सैन्य विद्रोह था मात्र। जैसे भारतीय इतिहासकार हैं दुर्गादास बंदोपाध्याय और सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां अलीगढ़ मूवमेंट वाले, इनके अनुसार कि ये क्या था, सैन्य विद्रोह था। और जैसे एक इतिहासकार हैं जिनका नाम बड़ा फेमस है, जॉन सिले है, सर जॉन सिले। सिले बोलता है कि ये पूर्णतया देश भक्ति रहित और सैनिक विद्रोह था। मतलब जिसमें ना तो कोई स्थानीय नेता था, ना ही सर्वसाधारण समर्थन प्राप्त था। ये एक स्थापित सरकार के खिलाफ भारतीय सेना के कुछ असंतुष्ट सैनिकों का एक विद्रोह मात्र था, सिले ये बोलता है। मगर इसमें वो रियासत जरूर शामिल हो गई जो डलहौजी की हड़प नीति से परेशान थी, सिले ऐसा बोलता है। तो ये सैन्य विद्रोह था। मगर अगर आप इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि को देखो, अगर ये सैन्य विद्रोह था तो मुझे एक बात बताइए बेटा कि जब 1857 की क्रांति के बाद 1858-59 में अभियोग चले, ट्रायल चले, अदालतों में कार्रवाइयां हुई, तो हजारों सैनिकों के अलावा हजारों असैन्य नागरिकों को सजा क्यों दी गई? उनको भी तो आपने सजा दी, जेलों में डाला, कारावास में डाला, तो असैन्य लोगों को भी तो सजा मिली। अगर वो असैन्य लोग थे ही नहीं तो फिर उनको सजा क्यों मिली विद्रोह की? दूसरी बात कि माना कि इसकी शुरुआत सैनिकों ने की थी, मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ,
मंगल पांडे से लेकर के मेरठ तक सबने शुरुआत सैनिकों ने की। मगर इसको केवल सैनिक विद्रोह मानना ये सही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इस विद्रोह में सैनिकों के अलावा मजदूर, व्यापारी, किसान, इवन महिलाएं तक भी शामिल थी। ब्राह्मण और मुसलमान भी शामिल थे, मगर कई सारी दूसरी जातियां भी इसमें शामिल हुई और सब अपने भले ही हितों के लिए लड़ रहे थे। मगर केवल और केवल सैनिकों के द्वारा युद्ध छेड़ा गया, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि मुख्य परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए, मेंस में ये प्रश्न आ जाए कि 1857 का विद्रोह एक सैन्य विद्रोह था, इस पर चर्चा कीजिए, तो आपको इनका उल्लेख भी करना पड़ेगा और इसमें जो मैंने कहा अपनी बातें भी इसमें ऐड करना पड़ेगी। इज दैट क्लियर बेटा? ये बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। फिर कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि साहब ये तो गोरे और काले जातियों के बीच में एक युद्ध था। अब एक बात बताइए, गोरे मनम अंग्रेज, काले मने भारतीय। ये बात तो सत्य है कि सारे गोरे एक तरफ थे, मगर क्या ये बात सही है कि सारे काले एक तरफ थे? मतलब सारे इंडियन एक तरफ थे? अगर सारे इंडियन एक तरफ होते, जैसे उस समय के अंग्रेज एक अधिकारी ने कहा, अपनी किताब में जिक्र किया कि जो बैरक होती है ना, कैंप जहां सेना रहती है, क्या उसमें जहां एक अंग्रेज व्यक्ति होता था तो उसकी तुलना में 20 काले लोग होते थे। 20 काले लोग। तो भैया तुम जब गोरे लोग लड़ रहे हो तो तुम्हारे लिए खाना कौन बना रहा है? काले बना रहे हैं। तुमको अच्छे क्षेत्रों में खतरों से बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? काले लोग कर रहे हैं। तुमको रास्ता कौन दिखा रहा है? काले लोग दिखा रहे हैं। तुम्हारे घरों के काम कौन कर रहा है? काले लोग कर रहे हैं। भाई अंग्रेजी सैनिकों के यहाँ, सेना के अधिकारियों के यहाँ जो नौकर होते थे वो तो भारतीय होते थे ना। भारतीय महिलाएं नौकरानियां होती थी, अंग्रेजी महिलाओं के बच्चे भारतीय महिलाएं संभालती थी। तो ये कह देना कि काले और गोले के बीच में संघर्ष था, तो यार बेटा ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। तो आपको ये इस लॉजिक के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये तो धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। अब कह दो कि भैया ये धर्मांध कौन? भारतीय। तो आप अगर एक चीज देखोगे तो धर्मांध कहां से हो गया? मतलब क्या भारतीय लोग धर्मांध हैं? उस समय के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे वो धर्मांध नहीं थे। मतलब हम अपने धर्म को लेकर के अंधे नहीं थे, और आपका ईसाई धर्म को इतना बहुत महान भी नहीं था। हम अपने अपने धर्म का प्रोटेक्शन करना चाह रहे थे। ये धर्म युद्ध नहीं था। ये आपकी राजनीतिक प्रशासनिक नीतियों की वजह से भारत में जो असंतोष पैदा हुआ, ये उसका परिणाम था। इसको धर्म से जोड़ देना ये गलत है। आपकी आर्थिक नीतियां, आपकी सामाजिक नीतियां भारत की रीतियों, रिवाजों, मान्यताओं, पुरानी पद्धतियों, हमारी संस्कृति के जो मिला जुला एक अस्तित्व था उसकी अस्मिता पर प्रहार कर रही थी अंग्रेजी नीतियां। तो ये कोई धर्म युद्ध नहीं था। अगर धर्म युद्ध होता तो केवल बहादुर शाह जफर इस्लाम के लिए लड़ता, नाना साहब हिंदू धर्म के लिए लड़ते, और दोनों ही अपने अपने धर्मों के महान व्यक्ति थे, परंतु दोनों मिल के लड़े अपने भारत के लिए, या हम कहें तो अपने भारतीय समाज की रक्षा के लिए। तो ये धर्म युद्ध नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासनिक राजनीतिक असंतोष की अभिव्यक्ति थी, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध था। अब आप कहोगे, अब एक इतिहासकार है टी.आर. होम्स ना। अब टी.आर. होम्स भाई साहब ये कहते हैं कि ये यार ये तो ना बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध था। तो वो बर्बरता कौन? बर्बर कौन? भारतीय। और सभ्य कौन? अंग्रेज। उन्होंने कहा कि ये बर्बरता दिखाई भारतीयों ने। भाई देखो क्या दिक्कत है कि बर्बरता और सभ्यता के बीच में युद्ध नहीं था। टी.आर. होम्स साहब आज पता नहीं है, जिंदा तो नहीं होंगे, मगर मैं एक बात उनको कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों को आप नहीं गिन रहे हो। अंग्रेजों ने भारत में कितने अत्याचार किए? क्या भारतीय सैनिकों और उनके नेताओं का आपने वर्णन किया कि यार उन्होंने घिनौना काम किया, और आप बोलते हो कि सती चोरा की घटना जो कि जून 1857 में कानपुर में घटित हुई थी, कहते कि ये इतने बर्बर थे, देखो कि लोगों को नाव में बिठाया और जिंदा लोगों को गोलियां चला दी,
अंग्रेजों की बस्तियों में हमला करके उनके घरों को जला दिया। ठीक है, भारतीय विद्रोहियों के द्वारा ये सब किया गया, मगर अंग्रेजों द्वारा जो किया गया था, क्या उसको आप पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं? क्या भारतीयों को, भाई देखो, ब्रिटिश राज में ना सूक्ष्मता के साथ में हिंसा का एकाधिकार स्थापित हुआ। तो अगर उपनिवेशिक सरकार अन्याय करे तो वो सही है, और उपनिवेशिक जनता अगर उसका एक भावनात्मक रूप से प्रतिकार कर दे तो वो बर्बर कहां से होगी? पूरी समाज बर्बर कैसे हो सकता है? यदि आपके द्वारा क्रांतिकारियों को सार्वजनिक रूप से फांसी देना, तोप के सामने उनको तोप से उड़ा देना, मनमाने ढंग से गांवों को जला देना, अगर अंग्रेजों ने ये क्रांति विरोधी कदमों में शामिल था, तो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के मन में जो पीड़ा थी, आपने जो आर्थिक शोषण किया, आपने न जाने कितने लाखों भारतीयों को, कारीगरों को, किसानों को गरीबी के जंजाल में फंसा करके मार दिया, ये कहां का आपका सभ्यता थी? और अगर आप कहते हैं, मतलब देखो, इस क्रांति में 3 लाख से ज्यादा लोग शहीद हुए थे। जैसे एक आंकड़ा है मेरे पास कि अकेले अवध में 1.5 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी, अकेले अवध में। और ये किसने किया? ये तो अंग्रेजों ने किया। भाई लोगों की हत्या कौन कर रहा है? भारतीय तो नहीं कर रहे थे, आप अपनी क्रांति के दौरान आपने किया। दिल्ली में, और जो अवध में जो 3 लाख लोग मारे, 1.5 लाख लोग मारे थे, उसमें 1 लाख तो आम नागरिक थे। दिल्ली में 27,000 लोगों को फांसी पर लटकाया गया। लखनऊ में 20,000, इलाहाबाद में 6,000 लोगों को सरेआम कत्ल कर दिया गया। इलाहाबाद के आसपास तो ऐसा कोई पेड़ ही नहीं बचा था जिसपे कोई भारतीय अभागा मृत्यु के बाद में लटका हुआ ना था। मतलब बनारस की गलियों में असहाय मासूम महिलाओं और बच्चों को मारा गया। अगर भारतीयों के, नील को इस बात का बड़ा घमंड था, जो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने कहा कि मैंने सैकड़ों भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए ही हत्या उनकी कर दी, उनको फांसी पर लटका दिया। अंग्रेज बहुत उत्तेजित हो रहे थे, लेकिन भारतीय भी तो उत्तेजित थे। तो आप अगर इतना काम करते हो, और आपके काम मैं गिनाऊं, जैसे काम है, भारतीय अंग्रेजों ने मुसलमानों को जीते जी सुअर की खालों में उनको भर दिया, सुअर का मांस जबरदस्ती इनको खिलाया, भारतीयों को आपने गाय का बीफ जबरदस्ती खिलाया, घायल बंदियों को आपने जिंदा जला दिया। अगर ये आपका सभ्यता का प्रमाण है, अगर आप इसे सभ्य कहते हैं, तो भारतीयों द्वारा जो हिंसा की गई, आप उसको बर्बर कैसे कह सकते हैं? हमारी हिंसा तो इससे बहुत कम थी। तो सभ्यता और बर्बरता के बीच में ये कहीं से कहीं तक कोई, मतलब अगर हम असभ्य हैं, तो भाई साहब, होम्स साहब, आपके ब्रिटिश अधिकारी भी सभ्य कहलाने के लायक नहीं है। और आपको केवल हिंसा ही दिखती है, आर्थिक हिंसा दिखाई नहीं देती, जो आप पिछले 100 साल से भारत में करते आ रहे थे। ठीक है भैया, अपना उत्तर इस तरीके से आपको लिखना है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, ये भी गलत बात है। बेंजामिन डिज़रायली था, ब्रिटेन का एक रूढ़िवादी दल का नेता था, बाद में वहां का प्रधानमंत्री बना। इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। डिज़रायली साहब ने कहा था कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, उसके अनुसार कि यार भारत के तमाम बड़े लोग इसमें शामिल हो गए थे। एक राष्ट्रीय विद्रोह इसलिए था कि ये इसमें सेना के अलावा अलग अलग वर्ग के लोग शामिल हो गए थे, सामंत लोग थे, राजा लोग थे, सब शामिल थे। अशोक मेहता ने कहा ये राष्ट्रीय विद्रोह था। वीडी सावरकर ने इसे एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। हालांकि ये गदर से अधिक था, मगर राष्ट्रीय विद्रोह से कम था। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि सैनिक गदर से ज्यादा था, मगर राष्ट्रीय विद्रोह जैसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जनप्रिय चरित्र जो था, मतलब जनता के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया था, केवल उत्तर भारत तक था। भारत का एक बड़ा क्षेत्र इससे अप्रभावित था, जबकि ब्रिटिश राज से लाभ पाने वाले क्षेत्र और समूह वो उनके प्रति वफादार बने रहे। मतलब बहुत बड़ा मध्यम वर्ग इसके प्रति वफादार नहीं था। अब डी सावरकर ने कहा कि ये भारत का एक स्वतंत्रता संग्राम था। उन्होंने क्यों कहा, इसको थोड़ा समझते हैं। एक प्रश्न, वीडी सावरकर साहब की 1909 में एक किताब आती है, और उस किताब में ये भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष इसे कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, इस पर टिप्पणी करें, तो ये बात आपको
सावरकर साहब को कोट करना है। वीडी सावरकर साहब कहते हैं कि ये एक ऐसा संघर्ष था जो स्वधर्म और स्वराज के लिए लड़ा गया है ना। इसमें केवल धर्म के लोगों ने ही भाग नहीं लिया बल्कि इसमें जनता ने भी सहयोग किया। मतलब इसका स्वरूप था वो राष्ट्रीय था। जैसे कानपुर में मजदूरों ने कारखाने बंद कर दिए। जब वहां से अंग्रेज भागने लगे थे ना तो उनको नाव तक नहीं दी गई गंगा पार करने के लिए। मुगल सम्राट ने गौ हत्या बंद कर दी। ये इस बात का प्रमाण है कि वो भारतीय जनता के धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है। इस पूरे विद्रोह का उद्देश्य विदेशियों को बाहर खदेड़ना था और भारत में अपनी सरकार स्थापित करना था। ये सही है कि जिन लोगों का राज्य छिन गया, जिनकी पेंशनें बंद कर दी गई, वे इस विद्रोह में नेता थे, मगर केवल वे ही इसमें शामिल नहीं हुए। इसमें इस क्रांति का उद्देश्य भारत से बाहर से आए हुए अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ करके एक राष्ट्र के रूप में राष्ट्रीय सरकार का गठन करना था। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये एक गदर या एक विद्रोह न होकर के एक राष्ट्रीय विद्रोह था, एक राष्ट्रीय क्रांति थी। सावरकर की इस बात का समर्थन एक और इतिहासकार करते हैं जिनका नाम है एस बी चौधरी साहब। वो भी इस बात को बोलते हैं कि ये किसी विदेशी शक्ति को चुनौती देने का प्रयास था और ये पहला एक संयुक्त प्रयास था, क्योंकि जनता उनकी नीतियों से असंतुष्ट हो चुकी थी। इसलिए ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था जिसने बाद में स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। तो इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाता है। तो ये वीडी सावरकर साहब ने ये कहा था। तो ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था। इस पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब एस सेन कहते हैं कि राष्ट्रीय संग्राम नहीं था, परंतु एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत होगा, क्योंकि कहीं भी सैनिकों तक ये सीमित नहीं रहा। आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, तथाकथित न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। ये मजूमदार कहते हैं। ये वीडी सावरकर को की बात को क्या करते हैं, रॉन्ग बोलते हैं, क्योंकि इसमें बोले पहला राष्ट्रीय जैसा कुछ नहीं था। क्या पूरा भारत शामिल था? क्या नहीं था? क्या ये पहला था? भैया पहला कैसे हो गया? इसके पहले भी तो कितने विद्रोह हुए, सन्यासी विद्रोह भी तो हुआ, कितने सैन्य विद्रोह भी तो हुए, तो ये पहला नहीं था। और शशि भूषण चौधरी कहते हैं कि ये एक स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है ना। तो ये इससे रिलेटेड जो स्वरूप को लेकर के बातें थी। अब कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट भी मैं बता दूं आपको। इस विद्रोह के कुछ प्रमुख तथ्य हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो विस्कांट पाल्मर्स्टन था। 1857 के समय गवर्नर जनरल कैनिंग था। विद्रोह का उर्दू शायर जो मिर्जा गालिब था उसका प्रत्यक्षदर्शी था, मतलब वो हम कहते तो गवाह है। नाना साहब के सलाहकार एक मुस्लिम थे, अजीमुल्ला खां। प्रतीक था कमल और रोटी। विद्रोह के कौन सा दिन निर्धारित था, तो 31 मई निर्धारित था, मगर शुरू हो गया था 10 मई को। फौज को नील आयोग बना था भैया, फौज को फिर से रिनोवेट करने के लिए। कुछ किताबें हैं। वीडी सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा है। पूरन चंद जोशी ने रिबेलियन 1857 सिंपोजियम लिखा है। जॉर्ज ब्रूस मलेसन ने द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 लिखा है। क्रिस्टोफर हिबर्ट ने ग्रेट म्यूटिनी लिखा है। इकबाल हुसैन ने रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857 लिखा है। खान मोहम्मद सादिक खान ने एक्सक्वेशन ऑफ दूध ट्रूथ अनसुंग हीरोज ऑफ 1857, ये इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कुछ किताबें हैं जो किताबें आपको थोड़ा ध्यान रहेंगी। तो बच्चा 1857 का ये विद्रोह यहाँ पर आप फिनिश होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लासेस में क्रांति की कुछ और कहानियां, जिसमें जनजाति विद्रोह और किसान विद्रोह शामिल होंगे।